तो आज से जो है हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो बेहतर होगा कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए और जहाँ जहाँ हम बोले वहाँ वहाँ वीडियो को पॉज करके इसका नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। तो चैप्टर शुरू होने जा रहा है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है क्लास 12 बायोलॉजी का। और इसमें बेसिकली हम लोगों को पढ़ना होता है नर जनन तंत्र के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और पढ़ना होता है मादा जनन तंत्र के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की संरचना कैसे होती है। और हमको पढ़ना होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, निषेचन कैसे होता है, ठीक है, और कैसे नर युग्मक मादा युग्मक संलयित होते हैं, उससे ह्यूमनस का निर्माण होता है। फिर कैसे ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टोमेल, मतलब ये सारी चीजें युग्मक से लेकर और फिर कैसे अंततः संतान बनता है, वहां तक हम लोग को पढ़ना होता है इस चैप्टर में, मानव जनन चैप्टर में। तो बेसिकली इसका 4 या 5 वीडियो बन सकता है। उसको बेहतर होगा कि ध्यान से देखिएगा, उसका नोट्स भी बढ़ते चलेगा। हम जितना भी बात एनसीईआरटी में है सब बात हम कवर कर देंगे। तो देखो, मानव जनन चैप्टर में तो हम लोग जो अभी पढ़ेंगे इस वीडियो में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे नर जनन तंत्र के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। पहली बात तो ये कि जनन क्या होता है, मेरे ख्याल से तो आप जानते होंगे, क्लास 10 में भी पढ़े होंगे जनन के बारे में कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है। इसलिए बोले ना, कॉपी पेन लेकर बैठिए और जहाँ जहाँ कुछ चीज़ बोल रहे हैं, जो आपको अगर नहीं पता हो तो उसको लिखते चलिए, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, फिर वीडियो ओपन कीजिए और देखिए, ठीक है। तो जनन क्या है, एक ऐसी जैविक प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जनन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन, ठीक है। अच्छा, जनन क्यों महत्वपूर्ण है, आखिर जनन होता क्यों है। तो जनन होने का कारण ये है कि धरती पर जो भी जीव है वो अमर नहीं है, जो भी जीव है एक न एक दिन मरेगा। अब जो भी जीव मरेगा, तो अगर सारे जीव मर जाएं तो धरती पर जीवन का अस्तित्व कैसे रहेगा। इसलिए धरती पर जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन महत्वपूर्ण है। मान लो एग्जाम में आता है कि जनन महत्वपूर्ण क्यों है, तो क्या लिखोगे कि धरती पर जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन महत्वपूर्ण है। अब बात यह है कि जनन होता है, हम बताएं दो प्रकार का, एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। तो जिस जनन में एक ही संतान, एक ही जनक भाग लेता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लैंगिक अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें दो जीव भाग लेते हैं, उनको कहा जाता है लैंगिक जनन। तो जो मानव है, मानव में पाया जाता है कौन सा रिप्रोडक्शन, मानव में पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि लैंगिक जनन, जिसमें दो अलग अलग जीव होते हैं, एक नर एक मादा, ठीक है। दोनों में संतति का, दोनों में जो है युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक संलयन होता है, मतलब निषेचन होता है, और ये सब चीजें होती हैं। तो खैर, जनन के लिए एक अलग से वीडियो हम लोग बनाएंगे जब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर, तो वहाँ इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे जनन शब्द के बारे में। अभी हम लोग को मेन चीज पढ़ना है मानव जनन के बारे में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं, जो जननिक संरचनाएं हैं वो कैसी होती हैं, और कैसे रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है मानव में। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे नर जनन तंत्र के बारे में, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं नर जनन तंत्र। तो इसको को बनाने के लिए भी आ सकता है, तो हम बना रहे हैं, देखिए कैसे बना रहे हैं। और बेहतर होगा कि आप खुद भी बनाइएगा इसको, ठीक है, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइएगा। तो ये अगर हम बनाना चाहें तो इसकी जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से नर जनन तंत्र की संरचना होती है। आप देखिए कैसे हम बना रहे हैं, और इस तरह आपको ही बनाना है, ठीक है।
ठीक है। तो ये होता है नर जनन की संरचना। अब इसमें कौन कौन सा नाम है, तो देखो इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, या हिंदी में इसको बोलते हैं मूत्राशय। इसमें ऊपर किडनी था, और किडनी से इसमें क्या होता है कि ये जो दोनों मूत्र वाहिनियां हैं इनको बोलते हैं मूत्र वाहिनी, ठीक है, इनको बोलते हैं मूत्र वाहिनी, या फिर अंग्रेजी में बोलते हैं यूरेटर। तो जो यूरेटर है, जो मूत्र वाहिनी है, ये किडनी से जो यूरिन बना हुआ है उसको लेकर आता है यूरिनरी ब्लैडर में, तो ये हुआ मूत्राशय, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ से बात शुरू करते हैं। ये है स्क्रोटम, या इसको हिंदी में बोलते हैं वृषण कोश। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वृषण कोश, या अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्रोटम। तो वृषण कोश जो है ये शरीर के बाहर स्थित होता है, और वृषण कोश में जो है एक जोड़ी मतलब कि दो वृषण उपस्थित रहते हैं, इसको बोलते हैं वृषण, ठीक है, या अंग्रेजी में बोलेंगे टेस्टिस, टेस्टिस। और अभी हम लोग टेस्टिस के बारे में एकदम विस्तार से बात करेंगे, पहले का पूरा संरचना एक बार देख रहे हैं। तो ये है वृषण कोश जो शरीर के बाहर होता है। अब बात है कि वृषण कोश शरीर के बाहर क्यों होता है, स्क्रोटम जो है वो बॉडी के बाहर क्यों होता है, अंदर क्यों नहीं। जितने भी महत्वपूर्ण अंग सब बॉडी के अंदर है, जैसे कि देख लो लीवर, किडनी, हार्ट, फेफड़ा, लंग्स, सब बॉडी के अंदर है, लेकिन वृषण मतलब कि टेस्टिस है बॉडी के बाहर क्यों होता है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो खैर वृषण कोश एक थायलिस की संरचना है, शरीर के बाहर स्थित है, और इसके अंदर एक जोड़ी वृषण उपस्थित होता है। हम एक ही दिखा रहे हैं। वृषण के बाहर एक बहुत ही कुंडलित संरचना होती है, मतलब आपस में उलझा हुआ कुछ नली का संरचना होता है, इसको बोलते हैं अधिवृषण, इसको बोलते हैं अधिवृषण, अंग्रेजी में बोलते हैं एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, अधिवृषण। तो ये हुआ वृषण। वृषण के बाहर एक बहुत ही कुंडलित संरचना होती है, जिसको क्या बोलते हैं अधिवृषण। अभी ये अधिवृषण कैसे बनता है सब बताते हैं विस्तार से, बस सुनो। उसके बाद अधिवृषण से एक नली ऊपर गई हुई है, ठीक है, एक नली जो है यहाँ से ऊपर गया हुआ है, इसको बोलते हैं शुक्र नलिका, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका। हिंदी में बोलते हैं इसको वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, जो कि यहाँ से ऊपर गया हुआ है। सुनो ध्यान से, एक वृषण कोश है। वृषण कोश क्या है, एक थैली की तरह संरचना है। वृषण कोश के अंदर क्या होता है, एक जोड़ा वृषण होता है। वृषण जो है टेस्टिस, इसके बाहर कुछ कुंडलित संरचना होती है, जिसे क्या बोलते हैं अधिवृषण, मतलब टेस्ट एपिडिडाइमिस। फिर यहाँ से एक नली ऊपर गया है, इसको बोलते हैं शुक्रवाहिका, या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वास डिफरेंस। जैसे ही वास डिफरेंस ऊपर गया तो इसमें तीन नलियां आकर खुलती हैं, तीन नलियां। एक जो ये नली है, ये नली, इसको बोलते हैं शुक्राशय, ठीक है, या अंग्रेजी में बोलते हैं इसको सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। यहाँ पर जो दो नली है इसको बोलते, दो ग्रंथि है यहाँ पे, एक ग्रंथि यहाँ पर है शुक्राशय, ये भी एक नहीं है, एक जोड़ा है, क्योंकि टेस्टिस कितना है, दो है ना, तो दोनों से एक एक गया हुआ है, दोनों जो ये शुक्रवाहिका है यहाँ से दो दो शुक्राशय जुड़ा हुआ है, मतलब एक इसके वाले से और एक दूसरा वाला वृषण है उसके वाले से। यहाँ पर भी है तो इसको बोलते हैं, यहाँ भी एक जोड़ा है तो इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, क्या बोलते हैं इसको, प्रोस्टेट ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। फिर सुन लो, वृषण कोश था, वृषण कोश एक थैली की तरह संरचना है। वृषण कोश के अंदर क्या होता है, वृषण होता है, कितना होता है, एक जोड़ी होता है, ठीक है। वृषण के बाहर एक कुंडलित संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं अधिवृषण। यहाँ से एक नली ऊपर गई है, जिसे क्या बोलते हैं शुक्रवाहिका। जाते ही इसमें एक ग्रंथि खुल रहा है, उसको बोलते हैं शुक्राशय। फिर अब जो शुक्राशय खुल गया, यहाँ से फिर जब वास डिफरेंस अंदर जाएगा तो इसी को बोलते हैं ये जब ये देखो यहाँ तक था शुक्रवाहिका, इसमें ये खुल गया, अब ये जो बना इसको बोलते हैं स्खलन नलिका, स्खलन नलिका,
अंग्रेजी में बोलते हैं इजेकुलेटरी डक्ट, इजेकुलेटरी डक्ट। ठीक है, अब ये अंदर गया तो यहाँ पर एक और जोड़ी ग्रंथि है, इसे क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि, ये भी खुला। उसके बाद खुल गया इसमें, ये इसको भी बोलते हैं स्खलन नलिका। और फिर मतलब ये स्खलन नलिका, ये यहाँ पर खुला, ये जो नली है इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, ये हिंदी में बोलते हैं मूत्र नलिका, मूत्र नलिका। ठीक है, एक फिर से इसका स्ट्रक्चर देख लो। ये हुआ वृषण कोश, उसके अंदर एक जोड़ा वृषण, वृषण जो होता है, अब इसका हम लोग संरचना विस्तार से देखेंगे। इसके बाहर कुछ कुंडली संरचना होता है जिसको बोलते हैं अधिवृषण। यहाँ से एक नली ऊपर गया हुआ है, इसको बोलते हैं शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका में खुलता है कौन, शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल। ठीक है, उसके बाद कौन खुलता है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि। उसके बाद आगे बढ़ा तो ठीक है, ये शुक्रवाहिका है, जब इसमें ये खुल गया तो इसको क्या कहते हैं, स्खलन नलिका। फिर स्खलन में जाके इसमें खुला, ये खुला इसमें, इसको क्या बोलते हैं, मूत्र नलिका। ठीक है, ये जो मूत्र नलिका है, ये इसमें यहाँ से यूरिन भी पास होता है, या यहाँ से जो सीमेन है, जो स्पर्म है, शुक्राणु, वो भी यहाँ से पास होता है। ठीक है, अब देखो, अच्छा एक ग्रंथि यहाँ भी खुल रहा है, इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो ये सब संरचनाएं होती हैं इसमें। ठीक है, फिर से देख लो, ये हो गया वृषण कोश, इसके अंदर कौन है, वृषण, कितना जोड़ी, एक जोड़ी। वृषण का भी हम लोग देखेंगे। वृषण के बाहर कुछ नलिकावत संरचना होता है, कुंडलित संरचना, क्या बोलते हैं उसको, अधिवृषण। अधिवृषण के ऊपर एक यहाँ से जो नली ऊपर गया है, क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिका। जानने के बाद अब इसमें क्या गया है, शुक्राणु, क्योंकि टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, स्पर्म बनता है, शुक्राणु बनता है, तो वहीं यहाँ से ऊपर गया है। जानने के बाद इसमें शुक्राशय खुल रहा है। शुक्राशय से जो द्रव निकलता है, जो तरल पदार्थ निकलता है, शुक्राशय क्या है, ग्रंथि न है, तो शुक्राशय जो स्रावित करता है वह स्पर्म का पोषण देता है, स्पर्म को पोषण देने का काम करता है। उसके बाद आगे बढ़ा तो इसी नली को आगे क्या बोलते हैं, स्खलन नलिका बोलते हैं। स्खलन नलिका फिर यहाँ आया, इसमें प्रोस्टेट ग्रंथि खुला। अब प्रोस्टेट ग्रंथि से जो स्राव आएगा शुक्राणु में, वो उसको जब शुक्राणु मादा जनतंत्र में इंटर करेगा तो उसको तैरने में मदद करेगा। ठीक है, उसको बचाएगा, उसको जो भी उसमें मादा जनतंत्र में जो भी अगर क्षार है, कुछ केमिकल्स है, तो उससे बचाएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ा, आगे बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि है, ये भी इसको सिक्रीट किया कुछ जो इसको तैरने में मदद करेगा। मतलब प्रोस्टेट ग्रंथि और बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि जो चीज़ें स्रावित करेंगे शुक्राणु में, वो शुक्राणु को तैरने में मदद करेगा। ठीक है, और साथ में शुक्राणु को जो है, जो भी मादा जनन तंत्र में अगर कुछ क्षार है या कुछ ऐसे केमिकल्स हैं तो उनसे बचाने का काम करेगा। उसके बाद यहाँ से जो आया, यहाँ से या तो यूरिन या फिर यहाँ से जो स्पर्म आया था, जब उसमें तीनों स्राव मिल जाता है तो उसी को बोलते हैं सीमेन या वीर्य। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, सीमेन या वीर्य, जो कि यहाँ से होके फिर बाहर निकलता है। ठीक है, ये क्या है, मूत्र नलिका, जिसमें कि यूरिन भी आ सकता है, सीमेन, दोनों का कॉमन पैसेज, सामान्य द्वार है, जहाँ से इधर से भी आ सकता है और यहाँ से स्पर्म भी आ सकता है। अब हम लोग बात करेंगे टेस्टिस के बारे में थोड़ा विस्तार से। इसको बनाना चाहो तो बेहतर वीडियो को पॉज करो और इसको बनाओ, और जो जो बात हम बोल रहे हैं सबके बारे में वो सब जरूर लिख लेना। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे वृषण के बारे में। वीडियो को पॉज कर लो। ठीक है, चलो इधर बात करते हैं वृषण के बारे में। तो वृषण ये एक जोड़ी होता है। वृषण कहाँ होता है, शरीर के बाहर वृषण कोश नामक थैली में। अब वृषण जो होता है, इसके ऊपर 2 परत होता है। ठीक है, वृषण में कितना परत होता है, वृषण के ऊपर होता है 2 परत। जो सबसे ऊपरी परत है इसको बोलते हैं टूनिका एल्ब्यूजिनिया, थोड़ा सा इंग्लिश में है, कोई बात नहीं, लिख लो इसको। और इसको बोलते हैं टूनिका वैजिनलीज। ठीक है, हमें बताएं कि ये वृषण शरीर के बाहर क्यों होता है, क्योंकि वृषण को करना है शुक्राणु का निर्माण, स्पर्म फॉर्मेशन। और शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए वृषण शरीर के बाहर स्थित होता है, क्योंकि शरीर के अंदर तापमान ज़्यादा है,
बाहर की तुलना में, इसलिए वृषण शरीर के बाहर स्थित है। बात समझे? वीडियो को पॉज करके लिखते रहो, जो बात हम बोल रहे हैं लिखते रहिए, ठीक है, तब ना आपको फायदा करेगा। तो वृषण जो है वो शरीर के बाहर स्थित होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको शुक्राणु निर्माण के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो वृषण के ऊपर 2 परत, ऊपरी को क्या बोलते हैं? टूनिका एल्बुजिनिया, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? टूनिका वैजिनलिज, ठीक है। इसके ठीक बीच में एक दीवार होता है जो कि इसको 2 भाग में बांटा हुआ है। इस दीवार को बोलते हैं मेडिस्टेनम। इस दीवार को क्या बोलते हैं? मेडिस्टेनम, जो इसको 2 भाग में बांटा हुआ है। अच्छा, टेस्टिस जो है एक अंडाकार संरचना है। टेस्टिस, देखो इसको हम साफ करें, इसको साफ कर लें। अगर किसी को लिखना हो तो वीडियो को लिख लीजिए। इसको बस जो नाम लिखे हैं साफ करेंगे, लिख लिए। तो टेस्टिस जो होता है, बोले कि इसकी जो लंबाई है, ये होती है 4 से 5 सेंटीमीटर, और जो इसकी चौड़ाई है वो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। और इस शरीर के बाहर क्यों होता है? क्योंकि इसको स्पर्म मतलब कि शुक्राणु निर्माण के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए ये शरीर से बाहर होता है। कितनी परतें हैं इसके ऊपर? 2। सबसे ऊपर वाले क्या बोलते हैं? टूनिका एल्बुजिनिया। नीचे वाले क्या बोलते हैं? टूनिका वैजिनलिज। बीच में एक दीवार है जिसे बोलते हैं मेडिस्टेनम। मेडिस्टेनम जो है वृषण को 2 भाग में बांटा हुआ है, और इसमें छोटे छोटे ऐसे कोष्ठक पाए जाते हैं इस वृषण के अंदर। इनको बोलते हैं वृषण कोष्ठक। जो कोष्ठक यहाँ दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? वृषण कोष्ठक। अंग्रेजी में बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। जो कि 250 होता है, 250 प्रत्येक वृषण में। जो वृषण कोष्ठक है, वृषण कोष्ठक क्या है? छोटे छोटे संरचनाएं हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? वृषण कोष्ठक। ये कितना होता है? 250, ठीक है। क्या क्या जगह कि वृषण, ठीक है, प्राथमिक लैंगिक अंग है। ये सभी लैंगिक अंग हैं, लेकिन सबसे प्राथमिक, सबसे मेन अंग कौन है? टेस्टिस है, जो कि एक जोड़ा होता है, शरीर के बाहर होता है, थैली से संरचना में होता है, ठीक है। वृषण की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर। शुक्राणु निर्माण के लिए इसको 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए शरीर के बाहर होता है। 2 परत, ऊपर वाले को बोलते हैं टूनिका एल्बुजिनिया, निचले को बोलते हैं टूनिका वैजिनलिज। बीच में एक परत होता है, इसे बोलते हैं मेडिस्टेनम। इसमें छोटे छोटे कोष्ठक बने होते हैं जिन्हें बोलते हैं वृषण कोष्ठक। यहाँ तो बात क्लियर है। वृषण कोष्ठक कितने होते हैं? 250, ठीक है। अब वृषण कोष्ठक जो है इसमें कुछ नलिकाएं पाई जाती हैं। इन नलिकाओं को कहते हैं शुक्रजनक नलिका। इन नलिकाओं को कहते हैं शुक्रजनक नलिका, ठीक है। अंग्रेजी में बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। इसको साफ करें, इसको बना लिए थे ना पहले, ठीक है। तो जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है, मतलब कि जो वृषण कोष्ठिका होता है, उसमें 1 से 3, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3 कुछ नलिकाएं होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? शुक्रजनक नलिका। कितना होता है ये? 1 से 3, या तो 1 हो सकता है या 2 या 3, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3 नलिका वो संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं शुक्रजनक नलिका या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब जो शुक्रजनक नलिका है इसमें 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं। बात समझ रहे हैं ना? टेस्टिस एक जोड़ा कहाँ पाया जाता है? वृषण कोश में। लंबाई कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। वृषण शरीर के बाहर क्यों होता है? क्योंकि उसको स्पर्म शुक्राणु निर्माण के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसके अंदर कितने वृषण कोशिकाएं होती हैं? 250। इस हर एक वृषण कोशिका में कितनी शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं? तो 1 से 3 पाई जाती हैं। और प्रत्येक शुक्रजनक नलिका में 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं। एक को बोलते हैं नर जर्म कोशिका,
और एक को बोलते हैं सर्टोली कोशिका। एक को क्या बोलते हैं, नर जर्म कोशिका, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको मेल जर्म सेल, और एक को बोलते हैं सर्टोली कोशिका या सर्टोली सेल। तो ये दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं शुक्रजननलिका में, एक को बोलते हैं नर जर्म कोशिका और एक को बोलते हैं सर्टोली कोशिका। इसमें से जो नर जर्म कोशिका है यही शुक्राणु का निर्माण करता है, स्पर्म का। पूछा जाए कि स्पर्म का निर्माण किन कोशिकाओं से होता है, नर जर्म कोशिका कैसे होता है, देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी देखना है कि नर जर्म कोशिका से ही शुक्राणु का निर्माण होता है, और जो सर्टोली कोशिका है ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। कैसे प्रदान करता है देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी देखना ये है कि जो शुक्रजननलिका है इसमें दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक होता है नर जर्म कोशिका और एक होता है सर्टोली कोशिका। नर जर्म कोशिका से ही शुक्राणु का निर्माण होता है और सर्टोली शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। समझ में आया? इसको लिख लो पहले वीडियो पॉज करके कि शुक्रजननलिका में दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, नर जर्म कोशिका और सर्टोली कोशिका। नर जर्म कोशिका शुक्राणु का निर्माण करता है, कैसे करता है विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और सर्टोली कोशिका इसको पोषण प्रदान करता है। और यहाँ पर कुछ जो खाली स्थान है, देखो जहाँ भी खाली स्थान होता है उसको बोलते हैं अंतराली स्थान। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, जहाँ भी कुछ खाली स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं, अंतराली स्थान। खाली स्थान को केमिस्ट्री में भी आएगा ये, तो जहाँ कुछ खाली स्थान होता है उसको मतलब केमिस्ट्री में भी देखेंगे हम लोग, जहाँ खाली स्थान होता है उसको हम लोग अंतराली स्थान बोलेंगे, मतलब केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स हम लोग के बीच में रहेगा तो अंतराली स्थान बोलते हैं। तो यहाँ पे जो अंतराली स्थान है, जो खाली स्थान है, मतलब एक तो क्या शुक्रजननलिका जो 1 से 3 है, प्रत्येक शुक्रजननलिका में कितनी कोशिकाएं होती हैं, तो एक कौन होता है नर जर्म कोशिका, एक कौन होता है सर्टोली कोशिका। नर जर्म कोशिका से शुक्राणु का निर्माण होता है स्पर्म का, जो कि नर युग्मक है, निषेचन में भाग लेगा, और सर्टोली कोशिका इसको पोषण प्रदान करता है। और जो इसका अंतराली स्थान है वहां पर भी कुछ कोशिकाएं होती हैं, उनको बोलते हैं अंतराली कोशिका। क्या बोलते हैं, अंतराली कोशिका, या उन्हीं का एक और नाम होता है लीडिंग कोशिका। लीडिंग कोशिका अंग्रेजी में बोलते हैं इसको इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है, या लीडिंग सेल। तो ये कोशिकाएं होती हैं, मतलब एक ही कोशिका है, इसका नाम है दो। या तो इसको बोलते हैं अंतराली कोशिका, जो कि ये कहाँ पाया जाता है, अंतराली स्थान पे, या इसी को क्या बोलते हैं लीडिंग कोशिका, जो कि ये कहाँ पाया जाता है, मतलब अंतराली स्थान पे अंतराली कोशिका कहते हैं, ये इसी का नाम होता है लीडिंग कोशिका। ये जो लीडिंग कोशिका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नर हार्मोन का स्राव करता है। जो नर हार्मोन है, जिस हार्मोन के कारण नर के लैंगिक लक्षण उत्पन्न होते हैं, दाढ़ी आना, मूंछ आना, आवाज भारी होना, ये सब लक्षण आते हैं किस हार्मोन के कारण, टेस्टोस्टेरोन के कारण, टेस्टोस्टेरोन। और इस टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है इसका स्राव कौन करता है, लीडिंग कोशिका। बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसको कि नर हार्मोन, इसको क्या कहते हैं लिख देना, इसको कहते हैं नर हार्मोन। कुछ है नर हार्मोन में, हार्मोन किसको कहा जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन को कहा जाता है। ठीक है, नर हार्मोन किसको कहा जाता है, टेस्टोस्टेरोन को, टेस्टोस्टेरोन को कहते हैं नर हार्मोन। ठीक है, तो इसका स्राव को कहाँ से होता है, लीडिंग कोशिका से होता है, जो कि नर में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, जैसे कि शुक्राणु का निर्माण हो गया प्राथमिक लैंगिक लक्षण, और आवाज भारी होना, दाढ़ी आना, मूंछ आना, ये सब कहलाता है द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो उसको नियंत्रित कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन, जो कहाँ से निकलता है, लीडिंग कोशिका से। फिर से देख लो, हम लोग क्या देखें कि ये होता है वृषण, वृषण में दो परत, ऊपर वाले बोलते हैं टुनका एल्ब्यूजिनिया, नीचे वाला टुनका फिजनलिस, बीच में एक दीवार बोलते हैं मेडिस्टेनम, कुछ कोष्ठक बोलते हैं वृषण कोष्ठक। कितने होते हैं, 250। प्रत्येक वृषण कोष्ठक में 1 से 3 नलिकाएं होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, शुक्रजनक नलिका। यह बनी होती है दो तरह की कोशिकाओं से, नर जर्म कोशिका और सर्टोली कोशिका। नर जर्म कोशिका से शुक्राणु निर्माण होता है और सर्टोली कोशिका इसको पोषण प्रदान करता है। जो अंतराली स्थान है वहाँ कुछ कोशिकाएं होती हैं जिन्हें बोलते हैं अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका। ठीक है,
यहाँ जो कोशिकाएं हैं 39 स्थान पे, इसको क्या बोलते हैं, अंतराली कोशिका या लिडिक कोशिका, जो कि नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती हैं, जो कि नर में द्वितीयक लक्षणों को, लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, तो बस यहीं तक रहेगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे नर जर्म कोशिका से मेल जर्म सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अभी हम देखें लिडिक कोशिका के बारे में, लिडिक कोशिका क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ये आगे नहीं आएगा, लिख लेना कि लिडिक कोशिका नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव करता है। इसको लेना चाहते स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो। इस वीडियो में खत्म किया जाएगा। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे शुक्राणु जनन के बारे में, कि कैसे नर जर्म कोशिका से शुक्राणु का निर्माण होता है, और वहाँ भी बताएंगे कि लिडिक कोशिका जो है ये टेस्टोस्टेरोन का स्राव करता है। ठीक है, तो ले लो स्क्रीनशॉट, पढ़ जाते हैं। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में बात किया जाएगा इसके आगे।